हाय एवरीवन, मैं कोकिन स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये टीजीटी पीजीटी हिंदी एचटेट जो टीजीटी पीजीटी हिंदी है, टीजीटी पीजीटी हिंदी स्क्रीनिंग चंडीगढ़ मास्टर कैडर, यहाँ तक कि जो आपका यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी यूनिट 2 है वहां पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक मस्ट है और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? आदिकाल का नामकरण और समय सीमा। टॉपिक का नाम क्या है? आदिकाल का नामकरण और उसकी समय सीमा, यानी आदिकाल का नाम अलग अलग आलोचकों के द्वारा क्या रखा गया, इसकी समय सीमा क्या है, क्योंकि हमारा ये हिंदी साहित्य का इतिहास है और हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर मैं आदिकाल की बात करती हूँ, रीतिकाल की बात करती हूँ, तो इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हालांकि रीतिकाल की समय सीमा से आलोचक सहमत हैं, बट आदिकाल की जो समय सीमा है उसको लेकर आलोचकों में क्या है, मतभेद है, वक्तव्य बना हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये क्या है, आदिकाल का नामकरण किस किस विद्वान ने क्या रखा है, इसकी समय सीमा किस किस आलोचक के द्वारा क्या रखी गई है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका नामकरण से बनेगा और दूसरा क्वेश्चन आपकी समय सीमा से बनेगा। अगर आपने हाल ही में एस्टेट का एग्जाम दिया है तो पीजीटी में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो देख सकते हो। और उधर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आदिकाल का नामकरण मतलब किस आलोचक ने इनमें से कौन सा माना है। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% नहीं 200% आप नोट कर लेना, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास क्या है? आज जो घटित हुआ है अगले दिन क्या बन जाएगा, इतिहास बन जाएगा। अगर मैं कहूं कि अब जो मैं आपके सामने बोल रही हूं अगले क्षण ये क्या हो जाता है, इतिहास बन जाता है। आप इस टाइम पर पढ़ रहे हैं और अगले ही क्षण ये किस में घटित हो जाएगा, आपका इतिहास में घटित हो जाएगा। इसलिए क्या है कि समय क्या है, परिवर्तनशील है, यानी समय बदलता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे 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 समय बदलता है समाज में समय में बदलते समाज में बदलाव, यानी इतिहास में भी क्या है, बदलाव होता है। यानी जैसे जैसे समय बदलेगा तो जो समाज में जो रहन सहन है, लोगों का बोलने का जो तरीका है, खाने पीने का जो उनका ढंग है, पहनावा है, सब कुछ क्या है आपको चेंज देखने को मिलेगा। आप लोग अपने समाज में बदलाव देख भी रहे हैं कि पहले कुछ टाइम था और अब कुछ टाइम है, बोलने का जो लोगों के बोलने का, रहने सहने का तरीका सब कुछ बदल गया है। इसी प्रकार से जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें भी समाज के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग क्या है, परिवर्तन होता है। मनुष्य संसार में रहकर सामाजिक जीवन जीता है, उसे जीवन के अनुसार उसके नियम और तौर तरीके से समय के साथ बदलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आता है। एक मतलब एक क्षण में जो घटित हुआ है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह इतिहास बन जाता है, या यूं कहें कि जो आज घटित हुआ है कल वह इतिहास बन जाएगा। यानी आज जो घटना घटित हुई है कल वो क्या बन जाएगी, इतिहास बन जाएगी। अब जो ये इतिहास शब्द है ये किन शब्दों से मिलकर बना है और इसके अर्थ क्या है? इतिहास, इतिहास में आपके सामने 3 शब्द आते हैं। एक आता है इति, एक आपके सामने आता है और एक आता है आश। इति का अर्थ क्या होता है, ऐसा, और है का अर्थ है निश्चय पूर्वक, और आस का अर्थ हुआ, यानी कि ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ है, वही क्या है, इतिहास है। इति का अर्थ बताया है ऐसा, है का अर्थ बताया है निश्चय पूर्वक, और आस का अर्थ बताया है हुआ, अर्थात ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ होगा, वही क्या है, इतिहास है। प्रत्येक वस्तु का अपना इतिहास रहा है, तो हमारे हिंदी साहित्य का भी क्या है, अपना एक इतिहास रहा है। यानी हर एक वस्तु का इतिहास बन जाता है, तो क्यों न हमारे हिंदी साहित्य का भी इतिहास कभी न कभी तो बना होगा। और आज आपके सामने हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा है, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं,
उसमें जो आपके समाज का जो आईना है उसके उसमें उन्होंने गुण भी रखे हैं, दोष भी रखे हैं जब आप किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो क्या है, प्रत्येक वस्तु का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का भी क्या है, अपना इतिहास रहा है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको जो मैं एक बेस बनाकर चल रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। मैं रामचंद्र शुक्ल को यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आपके हिंदी साहित्य की नींव है। मैं बार बार कहती हूँ कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आप ठुकरा नहीं सकते, बल्कि डॉक्टर बच्चन सिंह भी कहते हैं कि अगर कोई आलोचक इतिहास ग्रंथ लिखने बैठेगा तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को लांग नहीं सकता। उसका उस आलोचक को रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से टक्कर लेनी ही पड़ेगी। रामचंद्र शुक्ल फिर क्या कहते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आपके एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाएगी। हाँ, मैं यूं कहूं कि जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं तो इंटरव्यू जो लेता है आपके सामने जो एजुकेटर बैठे होते हैं सबसे पहले आपसे यही कोटेशन पूछते हैं। अगर नहीं पूछी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोटेशन है बेटा, फिर से कह रही हूं रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि हर एक जो भी हिंदी साहित्य का टीचर है, स्टूडेंट है, सबसे पहले किसका नाम लेता है, रामचंद्र शुक्ल का नाम लेता है और ये कोटेशन उसकी जबान पर होती है। यहाँ पर क्या कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब इस कोटेशन से आप लोग क्या समझते हो, मैं ऊपर आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। वही बात रामचंद्र शुक्ल ने अपनी भाषा में अपने इतिहास ग्रंथ में दी है। यानी जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का क्या अर्थ है, छाया। जैसे मनुष्य चलता है तो पीछे पीछे क्या होती है, उसकी छाया चलती है, उस छाया को मनुष्य पकड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से जैसे देश बदलता है, देश में जो समाज है, समाज में लोग रहते हैं, लोगों के रहने सहने का तरीका बदलता है, उनकी जो चित्तवृत्तियां बदलती हैं, तब निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो जैसे जैसे समाज बदलता है समय के अनुसार मनुष्य को भी बदलना पड़ता है। और मनुष्य को जब समाज बदलता है, मनुष्य की सोच बदलती है, तो जो आलोचक इतिहास लिखने बैठेगा तो उसको भी उसी समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनको अपने इतिहास में घटित करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतिहासकार मान लीजिए इस टाइम पर इतिहास ग्रंथ लिख रहा है 2026 में और बातें वो आगे के टाइम की कर देगा, नहीं। इस टाइम पर समाज में जो घटित है उन्हीं को अपने इतिहास में क्या करता है, जगह देता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। यानी कि समाज में जो जो घटित हुआ है वह आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलेगा। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी समाज में जो घटित हुआ है, आलोचक ने समाज में जो घटित घटनाएं हैं उनको अपने इतिहास में जगह दी है। जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है, सामंजस्य बैठता है, वही क्या कहलाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। और ये कोटेशन किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने कही है। फिर से कहती हूँ, नोट कर लेना, अगर नहीं पता है तो आपसे ये कोटेशन जरूर पूछी जाती है। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तब भी आपको इसी कोटेशन को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है मैंने बता दिया है आपसे। जब इंटरव्यू देते हैं, जो आपके सामने एजुकेटर बैठा होता है, आपसे इसका अर्थ भी पूछ सकता है। तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्या कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक स्थिति के अनुसार होती है। रामचंद्र शुक्ल ने 4 शब्दों का प्रयोग किया है। आप लोग पढ़ते होंगे राजनीतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, एक तरह से सांस्कृतिक है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शब्द का प्रयोग किया है। 4 शब्द यहाँ पर बताए हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक स्थिति के अनुसार क्या होता है, समाज में जो बदलाव आता है वही बदलाव साहित्य में देखने को मिलता है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। पहले भी बता चुकी हूं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी ये कहा है कि अगर कोई आलोचक इतिहास ग्रंथ लिखने बैठेगा तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को नहीं ठुकरा सकता। अब आगे क्या कहते हैं, बच्चन सिंह कहते हैं कि सन 72-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। तो ये पुस्तक का नाम है, डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक का नाम क्या है, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। वैसे डॉक्टर बच्चन सिंह के 2 ग्रंथ आपके सामने आते हैं अगर आप लोग पढ़ते हैं तो। पहला तो आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। 2 ग्रंथ डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य के ऊपर लिखे हैं। बताया है कि जब सन 1972-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। कैसा एहसास हुआ कि रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसका मैं उल्लंघन कर नहीं सकता, उसको मैंने सामने रखना ही पड़ेगा, उससे मैंने टक्कर लेनी ही पड़ेगी। और 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आती है, आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए। नए इतिहास के लिए शुक्ल का इतिहास एक चुनौती है। क्या बताते हैं कि जो नया इतिहासकार है, नया आलोचक है, ग्रंथ लिखने बैठेगा तो शुक्ल का इतिहास क्या है, एक चुनौती है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल को अगर टक्कर देने वाले कोई आलोचक आपके हिंदी साहित्य में हुए हैं तो सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही रामचंद्र शुक्ल को टक्कर मतलब इन्होंने दी है और वो भी प्रामाणिकता के साथ दी है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, क्योंकि आपका जो हिंदी साहित्य है ये 4 भागों में बटा हुआ है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल को रखा है, इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया अपनाई है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, किस प्रकार से किया है, सबसे पहले तो इन्होंने संवत में नहीं बल्कि ईस्वी में नहीं बल्कि संवत में क्या किया है, इन्होंने काल विभाजन किया है। नोट कर लो कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में आपको जितने भी सन देखने को मिलेंगे संवत में मिलेंगे, न कि ईस्वी में। अब जो आदिकाल है, आदिकाल को ये क्या नाम देते हैं, वीर गाथा काल नाम देते हैं और 1050 से 1375 संवत इसकी समय सीमा रखते हैं। इसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल यानी आपका भक्ति काल 1375 से 1700 संवत है। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं, रीति काल यानी 1700 से 1900 संवत और आधुनिक काल यानी कि जो गद्य काल है 1900 से अब तक। तो दोहरा नामकरण आपके सामने आ गया ना। आदिकाल को क्या कहा इन्होंने, वीरगाथा काल कहा। पूर्व भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा, पूर्व मध्य काल कहा। रीति काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा और आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। अब जो ये आदिकाल आया है आपके सामने, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल तो किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल अब इस काल को वीर गाथा काल नाम क्यों देते हैं, आदिकाल का जो प्रकरण 3 है, यानी जो आदिकाल जब ये लिखते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में, प्रकरण 3 के अंतर्गत देश भाषा काव्य को ही क्या कहते हैं, ये वीर गाथा काल कहते हैं। अब ये वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने 4 रचनाएं तो अपभ्रंश की बताई है और 8 रचनाएं किसकी बताते हैं, ये देश भाषा काव्य की बताते हैं। 4 रचनाएं तो किसकी बताते हैं बेटा, अपभ्रंश की, और
8 रचनाएं बताते हैं ये देसी भाषा काव्य की। तो बताते हैं ये टोटल कितनी रचनाएं हो गई, 12 रचनाएं हो जाती हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इन 12 ग्रंथों में से अगर हम एक विजयपाल रासो, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा कौन विद्यापति की पदावली, अगर इन 3 रचनाओं को हम बाहर कर दें, आपके सामने 9 रचनाएं बचती हैं, जिनमें आपका पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है, जयमेघ, जस चंद्रिका है, ये सब ग्रंथ आते हैं। और इन 9 रचनाओं के आधार पर इन्होंने आदिकाल को क्या कहा, वीर गाथा काल कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल किन रचनाओं के आधार पर कहा है, कितनी रचनाओं के आधार पर, तो 9 रचनाओं के आधार पर इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। तो बता दिया है रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग क्या क्या समय सीमा मानी गई है। अब हम बात करेंगे आदिकाल का जो नामकरण है उसकी समय सीमा है उसके ऊपर। बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इसे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। बच्चन सिंह ने कहा है कि जो आदिकाल नाम है क्या है, भ्रामक है और इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है और यही समय सीमा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा मानी गई है। डॉक्टर बच्चन सिंह भी यही मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी यही मानते हैं। यानी भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का जो समय है ये क्या है, आदिकाल के अंतर्गत आता है। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य की प्रधानता थी। यद्यपि रासो काव्य की अब प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, पर प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली का, अवधी का और खड़ी बोली का। क्योंकि आदिकाल के अंतर्गत जो भाषा देखने को मिलेगी आपको अपभ्रंश देखने को मिलती है। इसीलिए बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि इस काल में अपभ्रंश की प्रधानता भले ही रही हो, जो रासो काव्य आते हैं उनकी प्रामाणिकता भी सिद्ध हो चुकी है कि कौन प्रामाणिक है, कौन अप्रामाणिक और कौन सा अर्ध प्रामाणिक है। पर जो प्रामाणिक रूप से 3 बोलियां बताते हैं, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। मैथिली के कवि बताते हैं विद्यापति, अवधी के कवि बताते हैं मुल्ला दाऊद और खड़ी बोली के कवि कौन बताते हैं, अमीर खुसरो बताते हैं। इन तीनों को नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। क्या नाम दिया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। ऊपर हमने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा है, अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय। अब हम एक एक करके नामकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपके सामने समय सीमा। समय सीमा जॉर्ज गिरियसन, क्योंकि जॉर्ज गिरियसन ने जो अपना ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ का क्या नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ को ये लिखते हैं, 11 भागों में इस ग्रंथ को बांटते हैं। तो जॉर्ज गिरियसन ने जो आदिकाल को नाम दिया है, चारण काल कहा है और इसकी समय सीमा क्या मानी है, 643 से लेकर 1000 ईस्वी क्या है, आदिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है। फिर मिश्र बंधु आते हैं, 3 भाई थे ये, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इन तीनों भाइयों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा है जिसके 2 भाग प्रकाशित होते हैं 1913 में और 1934 में। तो मिस्र बंधुओं ने जो समय सीमा मानी है, क्या मानी है, 700 ईस्वी से 1414 संवत क्या है, इसकी समय सीमा मानी है। और आदिकाल को फिर ये 2 भागों में बांटते हैं, एक तो बांटते हैं आरंभिक काल और उसके बाद बांटते हैं उत्तर आरंभिक काल। इस तरह से ये मिस्र बंधु जो है इस ग्रंथ में क्या बांटते हैं, आदिकाल को बांटते हैं। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ 1938 में लिखा जाता है। इस ग्रंथ को ये 7 भागों में बांटते हैं, लेकिन
लेकिन भक्ति काल तक इस ग्रंथ को लिखते हैं और ये क्या है, एक अधूरा ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा आलोचनात्मक पद्धति अपनाई गई थी। तो इन्होंने जो समय सीमा मानी है 750 से 1000 संवत आदिकाल की समय सीमा मानी है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदिकाल को क्या कहते हैं, संधि चारण काल कहते हैं। चारण काल किसने कहा, गिरियसन ने कहा। संधि चारण काल किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। अब हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल की। इसका पहले ही मैं जिक्र कर चुकी हूं। 1050 से 1375 संवत क्या है, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी और आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल इन्होंने नाम दिया। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो इन्होंने समय सीमा क्या मानी है, 1000 से 1400 ईस्वी। क्योंकि आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले आलोचक कौन हुए हैं बेटा, नोट कर लेना, मोस्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को क्या कहा है, आदिकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल के ऊपर 3 ग्रंथ लिखे हैं, यानी कि इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य के ऊपर। एक तो है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा आता है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहते हैं और समय सीमा क्या मानते हैं, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह भी क्या है, इस समय सीमा से क्या है, सहमत है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई गई थी, इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए सामाजिक पद्धति क्या है, अपनाई गई थी। अब यहाँ पर इनकी एक बार पद्धति और बता देती हूँ कि किसने कौन कौन सी अपनाई है। जॉर्ज गिरियसन के द्वारा कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, इनके द्वारा काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई जाती है। काल कर्मानुसार क्यों अपनाते हैं, क्योंकि ये अपने ग्रंथ को 11 भागों में बांटते हैं। 1888 में एक विशेषांक के रूप में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा इनके ग्रंथ का क्या होता है, प्रकाशन होता है। विशेषांक के रूप में होता है बेटा, नोट करना है, विशेषांक के रूप में। अब ये विशेषांक क्या है, इन्होंने अपने ग्रंथ को 12 भागों में लिखा। कितने भागों में लिखा, 12 भागों में लिखा। लेकिन जो 12वां भाग है ये क्या है, इनका नहीं छपा, यानी कि अज्ञात कवि नाम से ये इस ग्रंथ में 12वें भाग को नाम देते हैं। बट इनके जो 11 भाग हैं ये क्या होते हैं कि अलग अलग मतलब 1888 में अलग अलग रूप से प्रकाशित होते हैं कि विशेषांक के रूप में। लेकिन 1889 में ये पूरा ग्रंथ क्या है, इनके जो 11 भाग हैं इनको कंबाइन कर दिया जाता है और एक पुस्तककार के रूप में पुस्तक का आकार इनको दे दिया जाता है। तो जॉर्ज गिरियसन के द्वारा काल कर्मानुसार पद्धति अपनाई गई है। इससे पहले जो शिव सिंह सेंगर आए हैं, गार्षा दत्तासी आए हैं, उन्होंने वर्ण कर्मानुसार पद्धति अपनाई है। और जो जॉर्ज गिरियसन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें कहीं ना कहीं विध्यवादी पद्धति का अनुसरण किया गया है। वैसे तो विध्यवादी पद्धति का अनुसरण रामचंद्र शुक्ल ने पूरी तरह से किया है। विध्यवादी पद्धति क्या है, विध्यवादी पद्धति के जनक है तीन महोदय। और विध्यवादी पद्धति में क्या आता है, जाति, वातावरण और क्षण, यानी कि जो उस समय का समाज, जैसे हमने ऊपर कोटेशन की है ना कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे समाज में बदलाव होता है तो जनता की चित्तवृत्ति में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए हिंदी साहित्य के साथ सामंजस्य बिठाना ही क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो वही पद्धति पहले गिरियसन ने भी अपनाई है, बट पूरी तरह से अनुसरण कौन करते हैं, रामचंद्र शुक्ल करते हैं। बात करें मिश्र बंधुओं की, तो इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई, काल कर्मानुसार पद्धति इन्होंने अपनाई। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आलोचनात्मक पद्धति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा विध्यवादी पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा समाजवादी पद्धति। आगे बढ़े, राहुल सांकरत्यान। राहुल सांकरत्यान आदिकाल की समय सीमा 760 से 1300 ईस्वी क्या है, इसकी समय सीमा बताते हैं। राहुल सांकरत्यान आदिकाल को क्या नाम देते हैं, सिद्ध सामंत काल आदिकाल को नाम दिया। और हिंदी का पहला कवि इनके द्वारा क्या माना गया, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना गया। और यही क्या है, सर्वमान्य मत है। वैसे तो अलग अलग आलोचक अलग अलग मानते हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। मिश्र बंधु गद्य लेखक किसको मानते हैं, गोरखनाथ को मानते हैं। वहीं पर आपके जो
चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी है, पुष्य कवि मुंज कवि को मानते हैं, शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड कवि को मानते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन सरहेबा को मानते हैं। एक बुक लिखते हैं हिंदी काव्य धारा से, जिसमें ये सिद्धों के ऊपर काम करते हैं, और हिंदी का पहला कवि सरहेबा को राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ही माना गया है, और यही क्या है, सर्वमान्य मत है। तो आदिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है 760 से 1300 ईस्वी। अब डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा क्या मानी गई है, 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, और यही अभी आपका हाल ही में जो एग्जाम हुआ है एचटेट का, वहां पर ये आपसे पूछा गया था। तो डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल ने एक ग्रंथ संपादित किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने लिखा नहीं है बेटा, डॉक्टर हरदयाल और डॉक्टर नगेंद्र ये दोनों मिलकर इस ग्रंथ को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। और इसमें जो आदिकाल की समय सीमा है 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी मानते हैं। सर्वसम्मति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई समय सीमा को आदिकाल के अंतर्गत रखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। 12 ग्रंथों में से इन्होंने विद्यापति, अमीर खुसरो और बिसलदेव रासो को निकाल दिया, तो शेष 9 ग्रंथों को इन्होंने लिया और इन्हीं के आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। आई थिंक मैं ऊपर आपको विजयपाल रासो बता गई, नहीं, कौन होंगे, बिसलदेव रासो, क्योंकि बिसलदेव रासो को इन्होंने एक वीर काव्य की क्या दी है, संज्ञा दी है, क्योंकि जो बिसलदेव रासो है इसमें श्रृंगार की प्रधानता है, और साथ में इसमें आपको 4 खंड देखने को मिलते हैं। बिसलदेव रासो में जो राजा कौन होते हैं, विग्रहराज तृतीय तो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, लेकिन विग्रहराज चतुर्थ किसने माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। तो इस कारण बिसलदेव रासो एक वीर काव्य है। कहते हैं कि इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है, और भाषा की कसौटी पर अगर इस ग्रंथ को कसते हैं तो हमें और निराश होना पड़ता है। ये तो कहते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में, लेकिन भाषा की परीक्षा करके अगर हम देखते हैं तो ये कहते हैं बिसलदेव रासो के बारे में। तो कहने का मतलब क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विद्यापति, अमीर खुसरो और बिसलदेव रासो को अगर हम निकाल देते हैं, बाकी के जो 9 ग्रंथ बच जाते हैं, उसके आधार पर मैं आदिकाल को क्या नाम देता हूं, वीर गाथा काल नाम देता हूं। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, इनका जिक्र मैं कर चुकी हूं, अपभ्रंश और देश भाषा की, जिसमें अपभ्रंश की रचनाएं 4 बताते हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विजयपाल रासो किसने लिखा है, विजयपाल रासो नरसिंह के द्वारा लिखा गया है, हमीर रासो सारंगधर और जज्जल कवि के द्वारा, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति के द्वारा। अब देश भाषा काव्य की 9 रचनाएं बताते हैं, जिसमें खुमान रासो किसने लिखा है, दलपति विजय ने, बिसलदेव रासो नरपति नाला ने, पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने, जयचंद प्रकाश किसने लिखा है, भट्ट केदार ने, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने, परमाल रासो जगनिक ने, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो के द्वारा, और विद्यापति की पदावली जो मैथिली भाषा में है विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। ये अपभ्रंश की 8 रचनाएं, सॉरी, देश भाषा काव्य की 8 रचनाएं और अपभ्रंश की 4 रचनाएं बताते हैं। दोनों को नोट कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। अब ये वही कोटेशन फिर से रख दी गई है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम बात करेंगे आदिकाल के नामकरण को लेकर। अभी हमने बात की है कि आदिकाल की समय सीमा क्या रही है। नामकरण में सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आपके आएंगे जॉर्ज गिरियसन, क्योंकि जॉर्ज गिरियसन से पहले ग्रंथ लिखा गया है। किसने लिखा है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है और गारशा तासी ने लिखा है। तासी के द्वारा कोई नाम नहीं दिया गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा भी कोई नाम नहीं दिया गया। जॉर्ज गिरियसन ने आदिकाल को क्या कहा, चारण काल कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा और गणपति चंद्रगुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा। और यही आपका टीजीटी में शायद क्वेश्चन बना था कि मिस्र बंधुओं के द्वारा या गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा आदिकाल को क्या नाम दिया गया है। दोनों क्वेश्चन मैंने यहां से बता दिए हैं, पीजीटी में भी बना था और टीजीटी में भी बना था, इसलिए कहती हूँ कि ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है, आरंभिक काल कहा। जॉर्ज गिरियसन ने कहा चारण काल। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा प्रारंभिक काल। गणपति चंद्रगुप्त के ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मिस्र बंधुओं ने लिखा है मिस्र बंधु विनोद। जॉर्ज गिरियसन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
आगे बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसके नाम पर आधुनिक काल में द्विवेदी युग का नाम पड़ा, तो इन्होंने कहा बीजवपन काल। रामकुमार वर्मा के द्वारा संधि चारण काल कहा गया। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीर गाथा काल कहा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको वीर काल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल। श्याम सुंदर दास ने इसको वीर गाथा युग कहा है। भाई वीर काल नहीं, यहाँ पर वीर गाथा युग आएगा, ठीक है। शंभुनाथ सिंह इसको प्राचीन काल कहते हैं। वासुदेव सिंह इसको उद्भव काल कहते हैं। राम प्रसाद मिश्र इसको संक्रांति काल कहते हैं। तो ये था भाई आदिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद, किसने क्या क्या कहा है। हर एक को आपको आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, सबका नाम आपको याद करना पड़ेगा। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करेंगे आदिकाल। आदिकाल में जो वीर गाथा काल आता है, पूर्व मध्य काल फिर भक्ति काल को कहा, उत्तर मध्य काल रीति काल को कहा, आधुनिक काल को इन्होंने फिर क्या कहा, गद्य काल कहा। अब हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं, किसने क्या क्या माना है। अगर हम हिंदी के पहले कवि की बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अपने अपने मतानुसार हिंदी का पहला कवि माना गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज कवि को माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था 1915 में एक कहानी लिखी गई थी जो प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर आधारित है, जिसमें लहना सिंह है, बोधा सिंह है, सूबेदारनी है, ये सब पात्र आते हैं। वैसे तो इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं, लेकिन उसने कहा था इनकी फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी है। 25 वर्ष का क्या है इसमें अंतराल है, तो इस कहानी के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी को प्रसिद्धि मिली थी। तो वही चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जिन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना है, मुंज कवि को माना है। मिस्र बंधुओं के द्वारा चंद्रबरदाई को माना गया है। किसको माना है, चंद्रबरदाई को। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना है। रामचंद्र शुक्ल ने तो चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि कहा है, लेकिन मिस्र बंधु क्या कहते हैं, हिंदी का पहला कवि कौन है, चंद्रबरदाई है। डिफरेंस समझना है बेटा दोनों में, रामचंद्र शुक्ल और मिस्र बंधु में। आगे बात करें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, जिनके द्वारा संदेश रासक नाम का खंड काव्य लिखा गया। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, जिसने भारतेश्वर बाहुबली रास नाम करके ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहेपा को माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को माना है। अभी रिसर्च में हमारे सामने आया है कि जो पुष्य कवि हुए हैं इनका जन्म हमारे जो रोहतक है ना, रोहतक में स्थल बोहर एक जगह है, बताया जाता है कि स्थल जो बोहर है वहां पर जो पुष्पदंत कवि हुए हैं उनका जन्म हुआ है। ये पुष्य कवि अलग है भाई और पुष्पदंत अलग है, तो बता दिया है मैंने। और एक जो आप पढ़ते हैं बिसलदेव रासो, जो मैंने अभी आपसे ऊपर बताया है, रिसर्च में अभी सामने आया है कि जो ये बिसलदेव रासो है ये हमारे भिवानी साइड के, मतलब यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। तो 2 कवियों के बारे में हमें पता चला है अभी रिसर्च में। एक तो मैंने बताया है पुष्पदंत कवि और दूसरे मैंने बताए हैं बिसलदेव रासो, जो विग्रहराज तृतीय या चतुर्थ नरपति नाल जिसके द्वारा लिखा गया है। लेकिन सर्वसम्मति से सरहेपा को हिंदी का पहला कवि माना गया है। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हम आदिकाल की परिस्थितियों की बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहले राजनीतिक स्थिति देखने को मिलती है। यह वह समय था जब वर्धन साम्राज्य धीरे धीरे खंडित हो रहा था और इस्लामी सत्ता हमारे देश पर आ रही थी। दूसरी तरफ जो यवन शक्तियां थी उनका भी हमारे देश पर आक्रमण हो रहा था और इस काल के जो कवि थे अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, वीरता पूर्वक रचनाएं लिखते थे, साथ साथ भक्ति का भी थोड़ा बहुत समावेश करते थे। भक्ति का समावेश का मतलब क्या है कि एक तरफ सिद्ध थे, दूसरी तरफ योगी थे। सिद्ध और योगी तंत्र विद्या के द्वारा क्या करते थे, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते थे।
हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वे बाहर से बुला बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंश को दान देकर काशी में बसा रहे थे। लेकिन अगर हम धार्मिक परिस्थिति की बात करते हैं तो इस समय धार्मिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। महायान से फिर वज्रयानी निकलते हैं, वज्रयानियों से सिद्ध निकलते हैं और सिद्धों से कौन निकलते हैं? नाथ निकलते हैं। क्योंकि ये परंपरा चली है भाई, और ये परंपरा आपके एग्जाम में पूछी भी गई थी। क्योंकि जो बौद्ध धर्म होता है, महात्मा बुद्ध जिसके प्रवर्तक बताए जाते हैं, इसकी दो शाखाएं बढ़ जाती हैं, हीनयान और महायान। जो हीनयान और महायान से फिर महायान आता है, महायान से फिर कौन निकलते हैं? वज्रयानी, वज्रयानियों से निकलते हैं सिद्ध, और सिद्धों से फिर कौन निकलते हैं? नाथ निकलते हैं। क्योंकि जो जालंधर नाथ हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने ही अपनी सिद्धों से परंपरा अलग की थी। फिर आपके गोरखनाथ आते हैं, नागार्जुन आते हैं और चरपटीनाथ आते हैं। ये चार ऐसे कवि हैं जो पहले सिद्ध थे और बाद में क्या हो गए? नाथ हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, वो सिद्धांत तो उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु दे रहा था। अब जब भक्ति काल हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आदिकाल में भी इनका थोड़ा बहुत वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो सिद्ध और नाथ हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सिद्ध मानते थे कि स्त्री भोग के द्वारा, यानी कि जो महासुखवाद सिद्धों ने बताया है, ये डोमिनी और रज की दो मतलब नाम लेते हैं स्त्रियों के, कि उनके द्वारा ही हमें क्या होती है? भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ है जो ये नाथ होते हैं, ये कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है, इसको ये त्यागते हैं और हठ योग, यानी कि शरीर को, अपनी इंद्रियों को तपाकर ही हम क्या कर सकते हैं? भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आदिकाल में भी इनका थोड़ा बहुत वर्णन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप भक्ति काल में एंट्री करते हैं तो भक्ति काल में सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये था भाई आपका आज का वीडियो लेक्चर। मैंने यहाँ पर आदिकाल के समय सिवा नामकरण और साथ में मैंने जो हिंदी का पहला कवि किसके द्वारा क्या क्या माना गया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये था भाई आज का डेमो। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चैनल ऐप के साथ जुड़ते हैं, टीचिंग गोल्स ऐप के साथ, तो वहां पर सब कुछ आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको एनसीईआरटी भी, काव्य शास्त्र भी, साथ में आपका जो हिंदी व्याकरण है और हिंदी लिटरेचर तो आपको बिल्कुल डेप्थ में करवाया जाएगा, ताकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपका एक भी वहां से बाहर न जाए। अब की बार भी बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, बच्चों ने मेहनत की। देखो टीचर तो एफर्ट कर सकता है भाई, आपके सामने बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकता है, लेकिन टीचर के पास ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि आपके दिमाग में उसको, पूरे कंटेंट को आपके दिमाग में उसको फिट कर दे। पढ़ना तो आप लोगों को पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप ऐप के साथ जुड़ते हैं तो आपको वहां पर सब कंटेंट आपको एक जगह मिल जाता है, जिसमें एनसीईआरटी है, आपका हिंदी साहित्य है जो 4 भागों में बटा हुआ है, साथ में काव्य शास्त्र है, और साथ में आपकी क्या आ जाती है? हिंदी व्याकरण। तो ऐप के ऊपर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ टीचिंग गोल्स ऐप पर आप जुड़ सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एस्टेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो आपके हाथ में एस्टेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो बिना देरी किए टीचिंग गोल्स ऐप के साथ आप जुड़िए और मेरे साथ बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एस्टेट क्लियर कर लो। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।